हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, मराठा आरक्षण, यकीन मानिए वैसे तो आरक्षण ही अपने आप में बहुत बड़ा जिन्न है, जिसके अंदर अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि हरियाणा में अगर आप देखोगे तो जाट आरक्षण, राजस्थान में देखोगे तो गुजर आरक्षण, गुजरात में देखोगे तो पटेल आंदोलन, महाराष्ट्र में देखोगे तो मराठा आंदोलन, और हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी आरक्षण की या आंदोलन की बात लगातार होती जा रही है। तो ऐसे में मैं पूरा आरक्षण के ऊपर डिस्कशन करने वाली तो कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ इसी वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए कि आरक्षण में किसको क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है और उसके पीछे की राजनीति क्या होती है, इसे समझने की ज़रूरत है। अब आप दोस्तों असलियत में देखें राजनीति, अब सारा इस सब चीज़ों के केंद्र में होती है राजनीति। अब ये कैसे होती है राजनीति, पहले आरक्षण समझ लीजिए। आरक्षण है क्या? आरक्षण भारत के अंदर तब मिला जब लगभग 2000, 2500 या 4000 सालों से एक बहुत बड़ा तबका जॉब्स में नहीं था और उसको एजुकेशन के मामले में भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हासिल नहीं थी। अब या तो उसे नौकरी भी नहीं मिल रही है और शिक्षा भी उसका बहुत अच्छे लेवल पर नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में सरकार ने पहले SC/ST आंदोलन, SC/ST आरक्षण दिया, फिर उसके बाद OBC आरक्षण प्रोवाइड किया और पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो SC/ST और OBC मतलब इन सबको मिलाकर 49.5% आरक्षण की बात की गई। 2019 के अंदर इलेक्शंस आने वाले थे तो एक ऑर्डर निकाला और 10% जो आरक्षण है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को प्रोवाइड कर दिया गया, जिसका मतलब ये था कि जो भी बच्चा ऊपर वाली किसी भी जॉब में कैपेबल नहीं है, ऊपर वाले किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा और वो इकोनॉमिकली वीकर में सेक्शन में आता है, तो उसके लिए ये 10% आरक्षण है। इसके लिए ये 10% आरक्षण है। शॉर्ट में सोच कर देखिए, यहां तक यानी टोटल आरक्षण जो है वो 59.5% हो जाता है। यानी यहां पर 59.5% को मोटे तौर पर मानेंगे तो 60% सीट्स आरक्षित हो गई, रिजर्व हो गई। अब यहां बहस निकल कर आती है टैलेंट के बारे में कि भैया असलियत में टैलेंट वर्सेस रिजर्वेशन, इसमें आप क्या चुनेंगे? इसमें हर कोई इंसान, दुनिया का हर इंसान इसके अंदर अपना कंफर्टेबल जोन चुन के आगे बढ़ता है। दुनिया का हर इंसान इसमें अपना कंफर्टेबल जोन चुनने के बाद आगे बढ़ता है। अपना कंफर्टेबल जोन मींस अगर उसके आरक्षण की बात नहीं आ रही तो वो टैलेंट को सपोर्ट करेगा, और अगर उसके आरक्षण यानी उसके रिजर्वेशन की बात आ रही है तो वो रिजर्वेशन को सपोर्ट करेगा। ये चीज मैंने जनरल कैटेगरी के लिए जब EWS सेक्शन आया उसके बहस के ऊपर मैंने खूब देखी। वही लोग जो SC/ST OBC रिजर्वेशन के लिए मुंह भर भर के उल्टा सीधा बोलते थे और न जाने कौन कौन से तर्क देते थे, कौन कौन से एक्सक्यूजेस देते थे कि टैलेंट को आगे होना चाहिए, जब उन्हें एक बार आरक्षण मिला ना दोस्तों, जब उन्हें आरक्षण मिला इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम पर, सारे के सब वही आर्ग्यूमेंट्स, वही फैक्ट्स उस आरक्षण के पक्ष में गिनवाने लगे। तो असलियत में टैलेंट वर्सेस रिजर्वेशन की जो बहस है वो असलियत में इंटरेस्ट के ऊपर टिकी हुई है कि असलियत में आपको वो टैलेंट मिल पा रहा है या नहीं। सॉरी, आपको वो रिजर्वेशन मिल रहा है तो आप रिजर्वेशन के सपोर्टर हैं। अगर उस रिजर्वेशन में आपकी आवाज नहीं है, आपके बारे में नहीं है, तो आप टैलेंट को सपोर्ट करेंगे। यहां पर एक सेक्शन और आ जाता है और वो है राजनीति, और उसमें आ जाता है मेन फेल्योर ऑफ स्टेट, राज्य की विफलता। नॉर्मली अगर आप देखें तो जो स्टेट है यानी जो देश है, देश की जो गवर्नमेंट है, राज्य है, उसको 3 चीजें देनी है आम आदमी को, जो प्रोवाइड करनी है। एक फूड, दूसरा एजुकेशन और तीसरी हेल्थ। फूड यानी फूड सिक्योरिटी, ये आप अगर प्रोवाइड कर दें तो सरकार, हर आदमी को भोजन मिल जाए तो यकीन मानो देश में कभी समस्या ना हो और हेल्थ का इशू क्रिएट ना हो। एजुकेशन को गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस खोलने चाहिए
जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और हेल्थ के मामले में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोलने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अब यहां पर असलियत में सरकार जो राजनीति कर रही है वो फेल हो रही है। अब सरकार ने गवर्नमेंट स्कूल्स को तो कम कर दिया और प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल और यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के नाम पर आगे बढ़ाया। प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, यस। और ये प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन्हीं बड़े बड़े नेताओं और बिजनेसमैन के प्रॉपर्टी है। इन्हीं यहीं से यही लोग उसे डेवलप करते हैं, यही लोग उसे डेवलप करते हैं, और यही, और हॉस्पिटल्स के साथ भी यही है कि पॉलिटिशियंस। लेकिन समस्या क्या है, राजनीति में इन्हें वोट मांगने के लिए आम आदमी के पास जाना है। चाल समझिए इन लोगों की, मैक्सिमम स्कूल्स जो प्राइवेट हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट हैं, मैक्सिमम हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट हैं, मैक्सिमम फार्मा कंपनीज के साथ उनके शेयर होल्डिंग फॉर्म में बड़े बड़े नेता, उनके रिश्तेदार, या बड़े बड़े ऑफिसर्स, उनके रिश्तेदार, वो सारे के सारे उनके साथ एसोसिएट होंगे। यानी इन्होंने अपना एक कार्टेल बना लिया है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर नेताजी को अपना प्राइवेट स्कूल चलाना है तो उसे उसके साथ वाले सरकारी स्कूल की गर्दन दबानी पड़ेगी, और उस सरकारी स्कूल में जितने भी कैपेबल, पे करने वाले, यानी पेइंग कैपेसिटी वाले मिडिल क्लास हैं, उन सबको मजबूर करना पड़ेगा कि अपने बच्चों को भविष्य के लिए आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजिए। और अगर सरकारी स्कूल अच्छा तो प्राइवेट में जाएंगे ही क्यों। लेकिन किया क्या, प्राइवेट सरकारी स्कूल को इतना बदतर बना दिया, ना तो बिल्डिंग दी, और टीचर्स भी इस तरीके के टीचर्स को भी एक तरीके से खुले सांड की तरह छोड़ दिया। या तो शिक्षा मित्र भर्ती कर दिए, या फिर शिक्षा मित्रों को तो वैसे भी कुछ नहीं आता, और या फिर मैं चाहता हूं कि कोई शिक्षा मित्र आए और अपना टैलेंट वैलेंट दिखाए कुछ, तो मैं उनको इनके रिकॉर्ड उनके मुंह पे दे के मारूं कि निकम्मो तुम्हारे रिकॉर्ड्स देखो, तुमसे सीटेट और यूपी-टेट के एग्जाम से क्लियर नहीं हुए हैं और सरकारी नौकरी मांग रहे हो तुम लोग। और सरकार ने इन लोगों को जानबूझ के बिठाया ताकि गरीब आदमी, या खासकर गरीब आदमी तो बेचारा किसी लायक है ही नहीं, मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास को मजबूर किया जाए महंगे प्राइवेट स्कूल के अंदर भेजने के लिए। लोग अपना पेट काट काट कर, बचत कर करके सारा पैसा प्राइवेट स्कूल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उड़ेल देते हैं। कोरोना के अंदर अगर सबसे ज्यादा मौज काटी है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने, बड़े बड़े लंबे चौड़े छोटे छोटे हॉस्पिटल्स ने भी बड़े बड़े बिल बनाए हैं, भर भर के पैसे कमाए हैं इन हरामखोरों ने, भर भर के, और गारंटी किसी चीज की नहीं, गारंटी किसी चीज की नहीं। ये रियलिटी है कि जब इन्होंने पैसे कमाए हैं हॉस्पिटल वालों ने, तो यकीन मानिए असलियत में बिल्स जो बने हैं भर भर के कि जी हमारा इतना खर्चा है, वो सब घालमेल है। और सच बताऊं तो इनका कोई पकड़ भी नहीं सकता, और नेताओं की इनमें पत्तियां होती हैं। यस, बिजनेस हाउसेस बने हुए ना। अब समस्या समझिए, यहां गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन अभी भी बड़ा सेक्शन इन्हीं गवर्नमेंट स्कूल्स में है। अब वोट तो इसी के पास है, क्वालिटी तुमने दी नहीं, क्वालिटी तुमने दी नहीं, वोट किसके पास है, इसके पास है। अब उसे कोई तो लॉलीपॉप दोगे। अब उसके दिमाग में बिठा दिया फियर, डर और हेटर्डनेस, नफरत। नफरत क्या बिठाई कि तुम्हारी जॉब्स और तुम्हारी हायर एजुकेशन में सीटें, हायर एजुकेशन के अंदर जो सीट्स हैं वो दूसरे ले जाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर यूपी बिहार के लोगों पे नाम लगाया जाता है, महाराष्ट्र के अंदर यूपी बिहार के लोगों के ऊपर नाम लगाया जाता है कि ये सारी सीटें लेकर भाग जाते हैं, सारी सीटों पे ये लोग कब्जा कर लेते हैं। अब ये इनसे कोई पूछने वाला हो, महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस से, उद्धव ठाकरे जी से, कि साहब 15 साल तो आप भी सरकार में रहे हैं, 20 साल, कम से कम 15 साल तो आप भी सरकार में रहे हैं, और अगर आप 15 साल सरकार में रहे हैं, सरकार के भागीदारी में रहे हैं, आपने कितने सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेजेस और सरकारी हॉस्पिटल्स का अपग्रेडेशन किया और उनको नेशनल लेवल या कम से कम इंटरनेशनल लेवल का बनाया।
आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने तो केवल मराठा राजनीति की है, मराठों का उद्धार थोड़ा किया है। मराठों के नाम पे गुंडों की पार्टी बना के गुंडई की है। यस, ट्रेन के अंदर पकड़ के जानबूझकर सामने वाले बिहार से आए हुए किसी लड़के से बिहारी भाषा में बात करेंगे और उसे पीटेंगे पकड़ के। ये गुंडों की फौज है। क्या किया इन्होंने? अब नतीजा उसका यह है कि आपने वोट ले लिए, लेकिन आपने उनके उस बंदे की जिसका हक आपकी पॉलिटिशियंस और इन सब लोगों ने मार रखा है और खुद पैसा सारा खा जाते हैं, उसके दिमाग में डर बिठा दिया और नफरत बिठा दी कि तुम्हारी सारी नौकरियां बाहरी लोग ले जाते हैं। बाहरी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कहीं पाकिस्तान से आ रहे हो। भैया हिंदुस्तानी है ना। तुम्हारे सारे एजुकेशनल सीट्स बाहरी लोग ले जाते हैं, इसलिए तुम कमजोर हो, तुम्हें रिजर्वेशन की जरूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रही है, मराठा और कमजोर कहां से कमजोर हो गए? कहां से कमजोर हो गए मराठा? और कम से कम यार यूपी बिहार से कमजोर हो गए, या नॉर्थ इंडिया या किसी भी दूसरे स्टेट से कैसे कमजोर हो गए? यानी जब आपसे आरक्षण की बात की जा रही है तो आपका वो जो नेता है वो पहले आपको ये एहसास दिला रहा है कि आप कमजोर हैं, इसलिए आपको आरक्षण की जरूरत है। आप दबे हुए हैं, इसलिए आरक्षण की जरूरत है। आप कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहे बाहरियों से। बाहरी जिनको भी XYZ कह रहे हैं, आप उनसे कंपटीशन नहीं कर पा रहे, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे, पिछड़ रहे हो, इसलिए रिजर्वेशन की जरूरत है। सोच कर देखिए। और मराठा लोग, ये जाटों के साथ भी है, ये गुजरों के साथ भी है, हरियाणा के जाटों के साथ यही हुआ कि आप कमजोर हैं, दूसरी जातियां आपसे ज्यादा वोट ज्यादा सीटें ले जाती हैं। डाटा उठाकर देखेंगे तो मैक्सिमम जमीनें जाटों के पास है, मैक्सिमम पैसा जाटों के पास है, मैक्सिमम करोड़पति अपर क्लास में जो भी क्लास है उसमें जाटों के पास है, मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब्स जाटों के पास है। जितने भी सीएम बने हैं, एक या दो सीएम को छोड़ दिया जाए, चौधरी भजनलाल को छोड़ दिया जाए और एक भगवत दयाल शर्मा जो पहली बार बने और 6 महीने के लिए बने, उनको छोड़ दिया जाए तो सारे जाट ही बने हैं। चाहे चौटाला परिवार हो गया, चाहे हुड्डा परिवार हो गया, एक बंसीलाल थे जो बिश्नोई थे, लेकिन बाकी तो सारे जाट ही बने हैं। भाई मुख्यमंत्री से लेकर मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब से लेकर हर चीज में अगर जाट खड़े हुए हैं तो उनको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? लेकिन राजनीति में उनको एहसास कराया गया कि आप कमजोर हैं और बाकी जातियां आपसे आगे बढ़ रही हैं, इसलिए आपको आरक्षण चाहिए। यही एहसास गुजरों के पास भी है, यही एहसास पटेलों के अंदर, पटेल अनामती आंदोलन, अमानती कुछ भी आंदोलन जो चला था हार्दिक पटेल वाला, उसका है। यानी एक जाति को पहले कमजोर फील करवाया, कमजोर फील करवाने के बाद उसको कहा गया कि आपको आरक्षण की जरूरत है, आरक्षण दो। और जब आरक्षण की बात की जाती है तो असलियत में दो तरीके से आरक्षण की बात की गई, या तो गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, और वो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। गवर्नमेंट जॉब्स में आरक्षण की बात की जा रही है। अब मुझे एक बात बताइए, गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण की बात यही है, निकलती कितनी है? निकलती कितनी है? और मजे की बात यह है, ओबीसी की जो कट ऑफ है वो आजकल कई मामलों में जनरल से ज्यादा जाती है। यानी ओबीसी से फॉर्म भरने वाला जो बच्चा है उसका कंपटीशन इतना होता है कि वो लास्ट तक जाते जाते उसे ज्यादा नंबर लाने पड़ते हैं एक एवरेज जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से, तभी जाके सिलेक्शन हो पाता है। तो इस आरक्षण ने कंपटीशन, जो जरूरतमंद लोग थे उनको कमजोर किया या उनको मजबूत किया? कमजोर किया। अब दूसरी गेम जो है, यहां गवर्नमेंट जॉब्स की तो है ही है, उसे छोड़ो, वो है और उसमें कंपटीशन इतना है कि कट ऑफ जनरल से ज्यादा जा रही है। अगर हायर इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए तो असली गेम यहां पर है। यहां पर आपके आईआईटी आ जाते हैं, यहां आपके आईआईएम आ जाते हैं, यहां पर आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, यहां पर आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, यहां पर आपके बाकी जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो हायर एजुकेशन के नाम पर हैं वो सारे आ जाते हैं। एनआईटी, जीआईटी वगैरह जितने भी हैं वो सारे आ जाते हैं। हायर एजुकेशन, जब ये सारे इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं तो असलियत में सबसे बड़ी बात क्या, इनका मीडियम क्या है? इनका मीडियम है इंग्लिश।
आपने गरीब बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल के अंदर क्या इंग्लिश पढ़ा के भेजी? आंसर है नहीं। क्या अच्छी इंग्लिश सिखाई? आंसर है नहीं। वो इंग्लिश तो प्राइवेट स्कूल में सिखाई जा रही है, और जिस गवर्नमेंट स्कूल में वो जो टीचर पढ़ा रहा है उसके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। भाई ये आयरनी देखिए यार, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं इन सब के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े? लेकिन नहीं, इन सबके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। सरकार उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के नाम की ट्यूशन फीस देगी। क्यों देगी? लेकिन होता है जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं इन सबको सरकार ट्यूशन फीस दे रही है, लेकिन इन सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बच्चों को सरकारी स्कूल में डालने के लिए प्रेशराइज नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इन्हें पता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर के पास ही तो पैसा है, सरकारी स्कूल के टीचरों के पास ही पैसा है, और वही पैसा जो वो तनख्वाह में ले रहे हैं वो उठा के सरकारी स्कूल वाले जो टीचर हैं वो प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। तो उनसे भी तो वसूले ना भाई। गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की एक कॉलोनी है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की एक कॉलोनी है, उनके सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, तो यानी फीस भर रहे हैं, तो क्यों उनको मना करेंगे? असली आंदोलन रिजर्वेशन का नहीं, असली आंदोलन तो इस चीज का होना चाहिए कि ये जो सरकार है जो करोड़ों अरबों रुपए एक टीचर को या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ट्यूशन फीस के नाम पर देती है, उन सबको कंपेल करके गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भेजने के लिए अपने बच्चों को क्यों नहीं कहती, ताकि गवर्नमेंट स्कूल्स का जो हिसाब किताब है वो ठीक हो। दबाव डालो, सरकार उस ट्यूशन फीस को बंद करे और साफ कहे कि या तो अपने खर्चे पे खुद पढ़ाओ, वरना आपको पैसे नहीं दे रहे, सरकारी में भेजो। ये सारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर और जितने भी इंप्लॉइज हैं ये सारे के सारे आके सड़क पे धरना देना शुरू कर देंगे, हमारे साथ नाइंसाफी है। क्यों नाइंसाफी है तुम्हारे साथ? गवर्नमेंट स्कूल को सही करवाओ। प्रिंसिपल का बेटा अगर उसी स्कूल में पढ़ेगा तो प्रिंसिपल अच्छे से सारे टीचर्स को कहेगा पढ़ा, और वही सारे टीचर्स अपने अपने बच्चों को भी पढ़ाने के नाम पे बाकियों को भी पढ़ा देंगे। लेकिन नहीं, अब बेवकूफ क्या बनाया गया, इनमें इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन रिकॉर्ड उठाकर देखिएगा, वो एडमिशंस 50%, 60%, मतलब 50% या 60%, खासकर 50% जो सीट्स हैं उसमें कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर भी कभी क्रॉस नहीं कर पाते? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी, आईआईएम में और इन सब में फर्स्ट ईयर भी क्रॉस नहीं कर पाते? खासकर आईआईटी में हर साल अलग अलग आईआईटीज की रिपोर्ट निकलती है, रुड़की से लेकर दूसरे इंस्टीट्यूशंस की। पता लगा हर साल 50 से 100 बच्चा ऐसा होता है अलग अलग फिगर्स में जो फर्स्ट ईयर भी पास नहीं कर पा रहा, क्योंकि सारे लेक्चर्स इंग्लिश में है, और वो बच्चे किसी तरीके से इंग्लिश, वो गवर्नमेंट स्कूल से निकल के आए थे, किसी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो पास कर गए, लेकिन इंग्लिश में फेल हो गए, क्योंकि लेक्चरर तो अंग्रेजी में बड़बड़ा रहा है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा। अब तो यहां पर आईआईएम, मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में कौन सा बच्चा जाएगा बताओ? इनमें ओबीसी वाले और जो मराठा रिजर्वेशन वाले वो बच्चे जाएंगे जो पहले से ही वेल ऑफ फैमिली से हैं, जो पहले से ही पैसे वाले अमीर लोगों की फैमिली से हैं। अब इसमें क्रीमी लेयर लगा रहे हो तो यार क्रीमी लेयर का तो जो घंटाधार होता है वो हम भी जानते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर वाला जो है सिर्फ वो क्रीमी लेयर में फंसता है, बाकी कोई भी क्रीमी लेयर के अंदर अपने आप को क्लियर ही नहीं कर पाता। मैं ऐसे कितने दोस्तों को जानता हूं, घर में ऑडी, बीएमडब्ल्यू खड़ी हुई है, मुआवजे का पैसा जबरदस्त मिला हुआ है, किराया 10-10 लाख रुपए आ रहा है, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में, सॉरी ओबीसी सेक्शन से पढ़े हुए हैं। ओबीसी से उनके सिलेक्शन लेने की कोशिश की जा रही है, ओबीसी कैटेगरी के अंदर उनका एडमिशन दिलवाने की कोशिश की जा रही है। होता है। रही बात यही, तो यानी इन नेताओं के, इन अफसरों के, इन पढ़े लिखे और अमीर लोगों के बच्चे जो हैं ओबीसी सर्टिफिकेट के नाम पर इन महंगे और बड़े इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले जाते हैं, और गरीब आदमी जो सरकारी स्कूल की 12वीं भी फर्रे चलवा के पास कर रहा है, गरीब बच्चा, वो कहां से इनके बारे में सोचेगा? तो सवाल यह है, गरीब बच्चे को मिलेगा क्या? झुनझुना। आरक्षण के नाम पे क्या मिलेगा? झुनझुना। सरकारी नौकरियां निकलती नहीं है कुछ भी जो आरक्षण का फायदा मिले, और अगर निकलती भी है तो कई कई साल में जाके भर्ती होती है, बच्चा वैसे परेशान हो जाए।
हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर सारा काम धाम और सब चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ले जाते हैं, वो सॉरी अमीर बंदे ले जाते हैं, गरीब आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह पिसता रहता है, मरता रहता है, और राजनीति सारे खेल खेलती रहती है। और ये लोग क्यों करते हैं? जब इनके पास अचीवमेंट बताने के लिए कुछ है नहीं, हेल्थ सेक्टर के अंदर फ्लॉप हैं, बताने के लिए कुछ है नहीं, जनता इनके सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो एक शगुफा छोड़ दिया, शगुफा छोड़ दिया मार्केट में कि देखो हम आरक्षण दे रहे हैं। बस आरक्षण का नाम ले दिया, पब्लिक जो है टूट टूट के पड़ना शुरू, आरक्षण मिलेगा तो सबको फायदा होगा, इसलिए हमें आरक्षण चाहिए। बस ये खेल है। आम आदमी बेवकूफ बना हुआ है और ये सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं, इससे ज्यादा इनको कुछ नहीं है। धन्यवाद।